आज के इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने सोशल जस्टिस की डिस्कशन को, जहां पर हम बात कर रहे थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेफिनेशन है, वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 342 के अंडर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि कितनी परसेंटेज है भारत के अंदर इनकी पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो रफली अराउंड आपकी 8.2% के आसपास इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसमें से जो आपके रूरल एरिया में रहने वाले लाइक एसटीज हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अराउंड 89% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 90% आप लगा सकते हैं। और 10% के आसपास आपके कहाँ पर रहते हैं, अर्बन एरियाज में। और जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का, वो मैक्सिमम टाइम ये 10% पॉपुलेशन ही ले पा रही है। अब यहाँ मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बता दी थी कि कोई ट्राइब को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो थोड़ी प्रिमिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ लाइक सभी ट्रेड्स वगैरह उन्होंने अपना रखे। प्रिमिटिव ट्रेड्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजीवन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराना, जहाँ पर उनके कस्टम्स वगैरह हो सकते हैं, अपना खुद का कल्चर हो सकता है, या अपने खुद के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल आइसोलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अमूमन आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर आपको बहुत से ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जोग्राफिकली फॉरेस्ट से कवर एरिया है और आइसोलेटेड एरिया है, मेनलैंड से थोड़ा अलग है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको आइसोलेशन देखने को मिलती है। और इसी वजह से इनका कल्चर बाकी जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उससे अलग है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कई बार ये बहुत शाई होते हैं, मतलब लाइक इनको शर्म आती है दूसरी दुनिया से, यानी बाहर की दुनिया से बात करने में। तो इस वजह से ये दूसरों से अलग रह के ही, यानी कि जंगल में एकांत में रहकर ही खुश हैं। तो ये भी एक कारण है जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये ट्राइबल कम्युनिटी अलग है आपके जो लाइक शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट है उन सभी से। अब यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि कई बार इनका शोषण होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट अस कम टू दी बेसिक डाटा एंड फैक्ट्स, जहाँ पर आपको मैंने कुछ ये बताया था कि अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात की जाए तो इनका लिटरेसी रेट मेल्स में ज़्यादा है, अराउंड 68% के आसपास, और फीमेल में अराउंड 49% के आसपास आपको देखने को मिलता है। इन जनरल अगर बात की जाए, ओवरऑल लिटरेसी रेट 69.4% तक बढ़ गया है अब। पहले ये हुआ करता था अराउंड 59%। तो अभी रिसेंट टाइम में हमने कुछ डाटाज में देखा, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वगैरह में, कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। अब आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसी स्टेट एंड यूटीज़ हैं जहाँ पर आपको एसटी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है। और खासकर इनकी कंसंट्रेशन अगर हम बात करें थ्रू आउट इंडिया, अगर आपको मैप ड्रॉ करना हो तो आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये वाला जो बेल्ट है, उड़ीसा वाला, ये वाला बेल्ट, यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर इस साइड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर। तो आपको समझना होगा कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार आप मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। अब ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये भीड़ से हटकर है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से भी लीस्ट डेवलप्ड है। मान लीजिए 100 लोग हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं, तो उन 100 में से जो लीस्ट डेवलप्ड हैं उनको हम किस में डाल देते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। एज पर देवबर्ग कमीशन जो कि 1973 में बना था, इनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था। अब 2006 के बाद से इनका नाम चेंज करके कर दिया गया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इनके बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इनमें से कईयों की लैंग्वेज ना ही हो, मतलब कोई लिखने की लैंग्वेज ना हो, बोलने वगैरह की अपनी लोकल भाषा हो सकती है। इनका जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर चेंजेस बहुत स्लो देखने को मिलेंगे आपको। मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाइक आइसोलेटेड प्लेस में रहते हो, जैसे आप देखेंगे कि आइलैंड्स वगैरह में इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, या ऐसे जंगलों में देखने को मिल सकती है जहाँ पर इंसान जल्दी से जाना पसंद भी ना करे। मतलब पसंद की इन द सेंस कि वहाँ पर जाना उनके लिए खतरे से खाली ना हो। उसके अलावा होमोजीनियस है, मतलब
ऐसा है कि जो इनका कल्चर है एक पर्टिकुलर एरिया में उसी टाइप का कल्चर देखने को मिलेगा, वो होमोजीनियसनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। देन इनकी पॉपुलेशन रिलेटिवली बहुत छोटी है, फिजिकली आइसोलेटेड है एंड सिंपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत की बात की जाए, अभी फिलहाल में हमारे पास 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पॉपुलेशन में आते हैं, जो कि 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं और यूटीज़ में, 18 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। अब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार इसमें आ जाता है, तो जिस वजह से आप मान के चलिए कि लाइक 18 स्टेट्स और एक यूटी जो कि अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इनकी जो समस्याएं हैं वो नॉर्मल समस्याओं जो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है उससे अलग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मेन स्ट्रीम में कभी जुड़े ही नहीं, तो इस वजह से इनकी जो प्रॉब्लम है ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जैसे पहली प्रॉब्लम इनके साथ जो आती है वो है डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है? अब मैंने कहा कि यहाँ पर ये सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए किसी को बुखार हुआ या कुछ हुआ तो ये वहाँ पर दवाई जड़ी बूटी इनका इस्तेमाल करते हैं, जो एलोपैथी है उसका इस्तेमाल नहीं करते। मतलब नॉर्मल डॉक्टर वगैरह के पास जाना इन्हें पसंद नहीं है, तो जिसकी वजह से छोटी मोटी बीमारियों से भी इनकी डेथ हो जाती है। तो या तो इनकी पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन कर रही है। और खासकर अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, ये डिक्लाइन काफ़ी तेज है। तो ये आपको समझना होगा कि डिक्लाइन के वेरियस रीजंस हैं। जैसे हो सकता है कि इंक्रोचमेंट जो ह्यूमन का देखने को मिल रहा है इसकी वजह से भी इनके ऊपर स्ट्रेस हो, क्योंकि दीज आर द पीपल विच डू नॉट वांट या विच डू नॉट सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सोसाइटी। दे आर डिफरेंट एंड वी हैव टू ट्रीट देम एज स्पेशल। यहां पर दूसरा कारण, दूसरा इशू इनके साथ, दूसरा इशू है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों? अब देखिए अगर कोई इंसान इस तरह का हेडगियर पहन के, इस तरह की वेशभूषा पहन के नॉर्मल सोसाइटी में घूम रहा हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनकी वेशभूषा के हिसाब से इन्हें प्रिजुडिस किया जाएगा, इनको दरकिनार किया जाएगा, और ये कारण है इनइक्वालिटी का। उसके अलावा इनकी इकोनॉमिक स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रिसोर्सेज के लिए, और ऑलमोस्ट हर आपके पीवीटीजी जो ग्रुप्स हैं इनमें आपको ये देखने को मिलता है कि इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बेटर ना होने के कारण इन्हें सोसाइटी में वो दर्जा नहीं मिल पाता, वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आमूमन आप ये देखते हैं कि इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये अपने आप को सोसाइटी से जोड़ना भी नहीं चाहते इस वजह से। तो वो भी एक कारण है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है, आपको पता होगा कि इंडिया में पुअर हेल्थ सिस्टम तो हर जगह देखने को मिलता है, बट इनके केस में और ज़्यादा पुअर हो जाता है, क्योंकि देखिए ये रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे से पहुँच भी नहीं पाती। साथ के साथ पॉवर्टी जैसी समस्या है, जैसे मैंने कहा कि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पॉवर्टी देखने को मिलेगी, पॉवर्टी होगी तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर उतना अच्छा कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा नहीं है तो इससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पर आप सैनिटेशन वगैरह की बात करें या सैनिटरी नैपी की वगैरह की बात करें तो वो भी नहीं मिलते हैं, तो इससे भी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। जैसे आपको पता होगा वुमेन्स जैसे क्लोथ्स वगैरह यूज़ करें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, और ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं इस चीज़ का खतरा उनकी जान पे बना रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि डिफरेंट ट्रेन होने के कारण, डिफिकल्ट ट्रेन होने के कारण कई बार हेल्थ केयर जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी, इसकी वजह से कई बार इन बच्चों में, मतलब इनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उनमें माल नरिशमेंट भी देखने को मिलता है। ऑल्दो मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में तो नहीं हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम होमोजेनिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे पीडीएस स्कीम के अंडर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें कहा गया था कि कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पीडीएस स्कीम। पीडीएस स्कीम में क्या होता है, देखिए राइस, व्हीट और पल्सेस इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, बट जो ये लोगों का नॉर्मल डाइट्स थी ट्राइबल पॉपुलेशन की, खासकर मैं बात करूं, दे यूज्ड टू हैव अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो फॉरेस्ट का रॉ प्रोडक्ट है वो खाते थे, जिसकी वजह से उनका नरिशमेंट बेटर होता था। राइस, व्हीट और पल्सेस में तो लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलता है, बट आप ये मान के चलिए कि जब ये रॉ खाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं
और बेटर इनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे। ऑल्दो ये हो सकता है प्रॉब्लम कि लाइक इनमें कुछ एक पार्ट में आपको ये देखने को मिलता हो कि नरिशमेंट जो लेवल है वो कम इसलिए है क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी कम है। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मैं भी नेचर में रहता होता और बढ़िया फ्रूट्स वगैरह खा रहा होता, रूट्स वगैरह खा रहा होता प्लांट्स की, तो नरिशमेंट लेवल तो वहाँ भी अच्छा होता। क्योंकि मैंने आपको जैसे इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है, फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसके पास नरिशमेंट अच्छा आता है। तो दैट इज द थिंग। मेरे को इससे इत्तेफाक नहीं है, बट स्टिल कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग ओवर हियर। क्योंकि हो सकता है कि शायद फूड शॉर्टेज हो जिसकी वजह से माल नरिशमेंट देखने को मिलता हो। देन मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ केयर तो यहाँ पर पुअर होगा ही, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक घर पे ही डिलीवरी वगैरह होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर नहीं हो पाता और प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ सुपरस्टिशन भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत से हेल्थ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप कोई भी घर में होता होगा ना कि कोई बीमार हुआ, हल्का सा बुखार सा लग रहा है, तो कहते हैं कुछ नहीं है, नज़र हो गई है, और नज़र उतार देते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इन टोटल ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पुअर हेल्थ सिस्टम को, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिटरेसी। लिटरेसी रेट इनका कम है। लाइक पीजीटीवी की बात करें तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास लाइक लिटरेसी रेट देखने को मिलता है कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में बढ़कर 44% तक भी पहुँच जाता है। लाइक सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा रेट एजुकेशन का थोड़ा हाई रहेगा, एंड नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि डिफिकल्ट ट्रेन है तो वहाँ पर थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि लाइक ओवरऑल लिटरेसी रेट इनमें बहुत ही कम है, वेरी करता है एरिया टू एरिया 10 to 45 के बीच में। बट यहाँ इनको कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत नुकसान भी है। पहली चीज़ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इनकी डिक्लाइन हो जाती है। हेल्थ केयर के लिए कहीं ना कहीं इनके अंदर अवेयरनेस उससे भी कम हो जाती है, और साथ के साथ जो सुपरस्टिशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्ट लेवल चाहिए, आपके अंदर रीजनिंग होनी चाहिए, वो आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, और वो देखने को नहीं मिलेगी बिना एजुकेशन के। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सी कुप्रथा भी चलती है। फिर साथ के साथ अगर बात करें लाइवलीहुड की, तो लाइवलीहुड भी इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ही है। क्यों? अमूमन आपने देखा होगा कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की भी हमारी बहुत सी पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनके जो लाइवलीहुड के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण अब ये तो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट के ऊपर। अब फॉरेस्ट के लिए जैसे नेशनल पार्क्स आ गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, और भी कम्युनिटी रिजर्व वगैरह जैसी और भी बहुत सी चीज़ें आ गई। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, जिनको कलेक्ट करके ये अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सा कहीं ना कहीं मूवमेंट पर रोक लग गई। तो जिसके कारण इनकी इनकम के ऊपर इम्पेक्ट आता है। अब इनकी इनकम के ऊपर इम्पेक्ट आने के कारण आप ये देखते हैं कि ये जैसे परमिशंस वगैरह लेने के लिए भी इन्हें कुछ जैसे ऑफिसर्स वगैरह को करप्शन के कारण पैसे देने पड़ते हैं, ब्राइबरी करनी पड़ती है। इसके अलावा कई बार हो सकता है कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाए, जहाँ जैसे कि मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था मिसिंग टाइगर के बारे में, जहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर एरिया में एक्चुअल में ट्राइबल पॉपुलेशन वाज हेल्पिंग पोचर्स, जो हंटर्स होते हैं उनकी मदद करते थे शिकार करने में। तो वैसी सी इलिसिट एक्टिविटीज़ में भी ये इंडल्ज हो सकते हैं, जैसे जहाँ पर एनिमल्स के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अंदर ट्रेड करने में। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। बट गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लाइवलीहुड के लिए एक अवेयरनेस जनरेट कर सके, जहाँ पर जैसे आपने ट्रिफिड के बारे में सुना होगा। ट्रिफिड आजकल कई चीज़ों के लिए एमएसपी रिलीज करता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। तो वो एमएसपीज वगैरह की जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से होलिस्टिकली इंप्लीमेंट करी जा सके, ताकि इनके लाइवलीहुड को हम सिक्योर कर सके, जो भी इन्हें ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कर सके हम। साथ के साथ जैसे ये हनी कलेक्ट करते हैं, छोटे मोटे नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम बेच कर कहीं ना कहीं इनके लिए लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैम्बूज वगैरह आपकी ग्रास की कैटेगरी में आती हैं, ट्रीज की कैटेगरी में नहीं आती। तो बैम्बू से ये कुछ अच्छा जैसे आर्टिफैक्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह कुछ बनाते हो, उसको मार्केट में सेल करके, इनको एक प्लेटफॉर्म देके वहाँ पर सेल करके वहाँ से इनको इनकम जनरेशन का हम हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम और बहुत सी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसी तरह की प्रॉब्लम्स, इनके लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए ना
गवर्नमेंट ने 2008 में एक स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम को कहते हैं द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकें। अब इसमें हम कुछ एक चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे इनको घर बना के देने की बात की जाती है यहाँ पे। साथ के साथ जो मान लीजिए किसानी या खेती बाड़ी में लगना चाहते हैं तो उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। अगर मान लीजिए किसी के पास ज़मीन है, उसकी डेवलपमेंट कोई कोई इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप करनी है या कोई खाद पहुंचानी है, कुछ देना है, तो वैसी सी चीज़ें भी यहाँ पर की जाती। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है। अब जैसे ये कैटल्स वगैरह के ऊपर भी कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगी जो, तो उसको कैटल प्रोवाइड की जाती है। हम कहीं ना कहीं एक लिंक रोड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर इनको एक्सेस कर सकें। अब इनको एक्सेस करने का मतलब ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मेन स्ट्रीम मार्केट में लेके आ सकेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बहुत अच्छी स्टैटिक वैल्यू हो, इनकी देखने में बहुत सुंदर हो, तो इससे कहीं ना कहीं हम इनको मेन स्ट्रीम मार्केट में लेके आ सकते हैं, जिससे ना केवल हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा बल्कि इनकी भी मदद होगी। अब कई बार ये ऐसा होता है कि कोई ट्राइबल कल्चरल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जिसे देखकर विदेश वाले जो लोग हैं उनको बहुत पसंद आता है, तो हो सकता है कि एक कोई ऐसा प्रोडक्ट क्लिक कर जाए और उससे पूरी की पूरी एक सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाए। तो वो चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि हर तरह से इनकी डेवलपमेंट हो सके, लैंड की, हाउसिंग की, कैटल की, एग्रीकल्चर की, रोड वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम और भी रहती है इनके साथ, क्योंकि ये रिमोट एरिया में रहते हैं। रिमोट एरिया में रहने के कारण इनके पास क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कहीं ना कहीं कम रहती है। वैसे तो होती ही नहीं, तार वगैरह बिछाने की इतनी जंगलों में इंटीरियर में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, कुछ ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी से लिंक करने की कोशिश करते हैं जिससे इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो रात को भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने आप को जानवरों से भी सेव कर सकते हैं, तो उन चीज़ों में इनको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी इनके ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई भी लोग इन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनके लिए ट्राई कर ही रही है, बट इसके अलावा भी कुछ एक जनरल इश्यूज देख लेते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के कि क्या है। इससे हमें ये पता रहेगा कि अमूमन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको क्या देखने को मिलता है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर बात करें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि इनको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करना है। बट क्योंकि आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि आज के दौर में अर्बनाइजेशन है, क्योंकि आज के दौर में हम मोनोकल्चर को एजुकेशन के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, सांस्कृतिकाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दे हैव द आइडेंटिटी क्राइसिस। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अगर मैं भीड़ से अलग दिखूंगा, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर, और कल से मैं धोती कुर्ता पहन के आने लग जाऊंगा आपको पढ़ाने, तो आप भी मेरा मजाक उड़ाने लग जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक प्रिजुडिस कर देते हैं कि ये बंदा पुराने ख्यालात, पुरानी सोच का है। जैसे कोई भी इंसान है, जैसे सिखों की बात की जाए तो यूएसए में कहीं ना कहीं उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है बिकॉज वो टर्बन पहनते हैं, उन्हें अफगानी कहा जाता है, उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है। तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हेन यू हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी को जब दूसरों के सामने लेके आते हैं तो इससे लोग आज के दौर में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन सिस्टम भी, जहाँ पर हम इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ अर्बनाइजेशन में क्या है कि लोगों का होड़ है कि भैया हम वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करें, वो जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है हम उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर लाना चाहते हैं। बट एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इंडिजिनस कल्चर्स हैं हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि भैया इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और ये आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं अभी। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आज की डेट में इनकी अलग पहचान नहीं रही। अगर ये खुद को डिस्टिंक्ट दिखाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, तो वो एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी इंसान है, जैसे नॉर्मल सी अगर हम बात करते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी सिंबल को वेयर करता है तो लोग आजकल कहते हैं कि यार तू भगवान में मानता है। कुछ ऐसी सी थॉट प्रोसेस चलती है, दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे कोई किसी की चोटी रखना, किसी की टोपी पहनना, किसी का टर्बन बांधना,
या किसी ने लाइक क्राइस्ट का अपना सिंबल पहन रखा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे धर्म की मान्यताओं में थी। हाँ, अगर कोई इस चीज़ को रखना चाहता है अपने साथ तो वेल एंड गुड, हमें उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आती है ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ भी कि भैया इनकी पहरावना, इनका ड्रेस, इनका कल्चर that is totally distinct from the mainstream population, and hence because of this they are discriminated, and because they are discriminated they want to be part of this society, they don't want to be left out। कहीं ना कहीं वो भीड़ से अलग नहीं होना चाहते, भीड़ के साथ रहना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें अब आज की डेट में आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। नाउ कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट लाइक क्राइसिस या इश्यूज हम कह सकते हैं, फॉरेस्ट राइट। अब देखिए आप सभी को पता है कि राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कंजर्विंग द फॉरेस्ट। अब बहुत से इसके लिए पॉलिसी आई है, रेगुलेशन आई है, आप नेशनल पार्क्स देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ हमने बनाया। नाउ अगर हम इन्हें ट्रेडिशनल राइट्स इनके देते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन को, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो रेगुलेशन हमने कंजर्वेशन के लिए बनाई है उनको जेप्रोडाइज कर देती है, उनको कहीं ना कहीं खोखला कर देती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा फोकस रहता है कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, जहाँ पर उन्हें जैसे फूड गैदरिंग जैसी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर सकें, जैसे छोटे मोटे जो फ्रूट्स वगैरह नीचे गिरे उन्हें वो कलेक्ट कर सकें, या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वो कलेक्ट कर सकें। लेकिन जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसी जो फिनोमेना है जिससे फॉरेस्ट के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ को हम कहीं ना कहीं डिस्करेज करें, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टिवेशन के ऊपर हम क्या करें, रोक लगाएं। देन लैंड एलिनिएशन। आप एक चीज़ समझ के चलिए कि बहुत से ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से इनको इनकी ही ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एलिनिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको अलग कर दिया आपकी लाइक एरिया से या किसी चीज़ से, तो यहाँ पर लैंड से एलिनेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अब केन बेतवा जब लिंकिंग प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन हम हजारों की पॉपुलेशन के ऊपर इससे इम्पेक्ट करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको जब हम सबमर्ज करेंगे तो हजारों लोग जो उस जंगल में रह रहे थे, 10,000, 20,000, 50,000, उन सब के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। एंड जब ये ज़मीन एक्वायर की जाती है तो इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, लैंड एलिनिएशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सिर्फ राइट्स को छीन रहे हैं, आप किसी के लाइवलीहुड को भी छीन रहे हैं, ठीक है जी, आप किसी की मान सम्मान को भी छीन रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का मान के चलिए कि इसी की वजह से कई बार ट्राइबल पॉपुलेशन कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट भी करती है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था। एक पहली चीज़ तो यही होगी कि जैसे लैंड एलिनिएशन में मैंने क्या कहा कि भैया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आया, इन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब कई बार ये रजिस्ट करते हैं तो इस वजह से ये नक्सली एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो सकते हैं, या हो सकता है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह गांधीयन मेथड से भी करें, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इन एनी सिचुएशन कहीं ना कहीं उन लोगों को हम मेन स्ट्रीम जो हमारे लाइक पॉलिटिक्स है, या आप ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम जो आपके जो इकोनॉमी है, हम उनको उससे अलग कर रहे हैं। अब लाइवलीहुड वगैरह के ऊपर जैसे किसी की रिस्पेक्ट, सम्मान के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को चुभती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर एक पर्सन रहता था अपनी फैमिली के साथ जिसका नाम था ABC। अब ABC जंगलों के ऊपर बहुत सी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट था, मतलब इसकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी यहाँ पे। बट मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसे भी कहा कि भैया आप ये लैंड छोड़ दीजिए, आपको 5 लाख रुपया दिया, आप कहीं और जाके रह लीजिए। अब ये 5 लाख रुपये में इसका कुछ नहीं होना, इसकी पूरी लाइफ नहीं कट सकती, इवन इसके बच्चों की लाइफ भी नहीं कट सकती। तो रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ में कई बार इन्हें निगलेक्ट भी किया जाता है, इन चीज़ों को देखा नहीं जाता है। प्लस रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सी करप्शन भी देखी गई है, जिसकी वजह से आमूमन ये जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है ये शहरों में जाकर कहीं ना कहीं स्लम्स में रहती है और कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों में भी इंडल्ज होती है। उसके अलावा कई बार इन्हें लोगों के घर पर जाकर छोटे मोटे काम करने की लाइक ज़रूरत पड़ती है, और कई बार इनके पहरावने को देखकर लोग इन्हें काम देते भी नहीं हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी इकोनॉमी के बुरे हाल हो जाते हैं जब इन्हें लैंड से एलिनेट किया जाता है। अब इसी तरह की एक प्रॉब्लम रहती है कि एजुकेशन लेवल कैसे इंप्रूव हो इनका। अब देखिए, जो 10% पॉपुलेशन शहर में रह रही है उनके लिए तो चलो फिर भी बात ठीक है, शहर में स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हैं। बट जो आपकी पॉपुलेशन फॉरेस्ट एरिया या रूरल एरिया में रह रही है, फॉरेस्ट एरिया को भी चलो नहीं, सॉरी, रूरल एरिया को भी फिर भी चलो मैं ये कह देता हूँ कि इनके लिए भी स्कूल्स वगैरह का प्रबंध हो सकता है। बट जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो आइसोलेटेड प्लेसेस में रह रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन
अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एजुकेशन में हमारी एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, आप उसे हिंदी में सिखाते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं, आप उसे लाइक जो नॉर्मल वहाँ पर भाषा बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु में रहने तो तमिल में सिखाया जाएगा, उड़िया में सिखाया जाएगा, तो वो जो लाइक आप ये देख रहे हैं कि बड़ी लैंग्वेज है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, बट जो इनकी मदर टंग है एक्चुअल में, जहाँ पर ये जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पर रहती है, इनकी खुद के लोकल डायलेक्ट हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते एजुकेशन में, जिसकी वजह से इनमें लो लिटरेसी रेट देखा जाता है, क्योंकि इन्हें चीज़ें समझ कम आती हैं। फिर जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए अगर उर्दू का या फारसी का इस्तेमाल करूं तो आपको कितनी ही चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि एक आधा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो भी जाए, बट मेजॉरिटी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैं अपने कॉलेज या स्कूल टाइम की बात बताता हूँ, मेरे को टीचर इंग्लिश में पढ़ाया करते थे, बट मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आता। आप पैराग्राफ पूरा वैसे ही रीड करके चले जाओगे, कुछ एक दो चीज़ें समझा दोगे, बहुत सी इंग्लिश के जार्गन्स वगैरह यूज़ करोगे, आई एम नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। मेरे को समझ तब आता है जब मैं खुद पढ़ता हूँ और उसको हिंदी में समझता हूँ। ऑल्दो मैं रीड कर सकता हूँ इंग्लिश, तो इस वजह से मेरे को ये हेल्प मिलती है, बट मान लीजिए अब आपको मैं पढ़ाने के लिए उर्दू में सब कुछ लिख के दे दूँ तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या उस चीज़ को समझ पाएंगे? तो राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों पार्ट में लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना होना एक मेजर कारण है लैक ऑफ लिटरेसी का। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो भी एक बड़ा इशू हो सकता है। देन यहाँ पर अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो इनके साथ एक प्रॉब्लम और आती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर आपको लाइक पक्के घर नहीं दिखेंगे, लाइक हाउसेज इनके कच्चे रहेंगे, अमूमन जो लाइक लोकल रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है वो उसी से बनाते हैं। देन हाउसेज के अलावा एक प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है, तो जिसकी वजह से बहुत सी बुनियादी सर्विसेज यहाँ पर नहीं मिल पाती। फिर ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर झरनों का साफ़ पानी है, ये है वो है, बट एक चीज़ मान के चलिए, झरनों का भी साफ़ पानी मैं मान लेता हूँ, बट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब कुछ चीज़ें जो लाइक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से कोई भी पानी अब इतना साफ़ नहीं रहा। तो हल्का सा कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई और पैथोजन हो सकता है जिसकी वजह से बीमारी फैल सके। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए साफ़ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं होती। साथ के साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, और इन्हीं कारणों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब जब ये माइग्रेट करते हैं, अब क्योंकि इनका पहनावा सब कुछ अलग है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाते हैं कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की क्लास में आ जाते हैं, ठीक है जी, या ऐसा होगा कि ये घर में जैसे डोमेस्टिक हेल्प के लिए यूज़ किए जाएंगे लोग, या इंडस्ट्रीज वगैरह में छोटे मोटे काम इन्हें मिल जाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। अब माइग्रेशन करने के बाद जब ये छोटे मोटे काम करते हैं तो यहाँ पर इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि इतना रेवेन्यू या इतनी इनकम सोर्स नहीं होता इनका कि अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा सा स्कूल वगैरह अरेंज कर सके। अब एक तो लोकल पॉपुलेशन की लाइक लोकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, ऊपर से फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन इनकी और ज़्यादा पिछड़ती जाएगी। तो यहाँ पर आगे वाली जनरेशन के ऊपर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर इनके लिए भी कोई बेहतरीन, हम ये नहीं कह सकते कि लाइवलीहुड अवेलेबिलिटी रहेगी। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्या वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए इन सब के लिए। अब पहली स्कीम्स में हम देख लेते हैं एजुकेशन के मामले में क्या कुछ किया गया है। जैसे मैट्रिक से पहले या मैट्रिक के बाद बहुत सी स्कॉलरशिप की स्कीम्स चलाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर बच्चों को पैसे दिए जाते हैं सो दैट वो अपनी आगे की पढ़ाई के अंदर कुछ उस चीज़ से हेल्प ले सके। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक नेशनल फेलोशिप स्कीम है और साथ के साथ स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया ताकि हायर एजुकेशन को भी इनके अंदर प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया जाता है, बिकॉज आप मान के चलिए कि इनकी मोर देन 50% पॉपुलेशन पहले तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो अब इनको एम्प्लॉयबल बनाना है हमें, तो हमें फोकस करना होगा कि हम कैसे ट्राइबल यूथ को मॉडर्न वोकेशनल कोर्सेज के साथ जोड़ सकें। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, इन्होंने कुछ लाइक आपके ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोले ट्राइबल एरियाज में, जो कि 115 पुअर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं अपने भारत के। यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम इन्हें ऐसे मॉडर्न स्किल्स दे सकें जिससे ये खुद को आने वाले टाइम के रोजगार के लिए तैयार कर सके या अभी के रोजगार के लिए तैयार कर सके। अब जैसे मान लीजिए
सोलर एनर्जी के हम बहुत से फार्म लगा रहे हैं। अब इन फार्म के लिए हमें बहुत से टेक्नीशियन की ज़रूरत है, तो कुछ उस रिलेटेड कोर्स हम यहाँ पर इन्हें करा दें। साथ के साथ जैसे विंड एनर्जी है, इसको जनरेट करने के लिए हम बहुत से विंड फार्म लगाएंगे। अब विंड फार्म में मान लीजिए किसी लाइक ट्राइबल सोसाइटी के पर्सन को वैसे स्किल्स दे सकें कि वो वहाँ पर इस तरह के जो ऑपरेशन से हैंडल कर सके रिमोट एरिया में, तो कहीं ना कहीं वो अपने एरिया में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, तो भी हमारा काम चल सकता है। और ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन होगा गवर्नमेंट के लिए भी और इनके लिए भी। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए विंड फार्म लगाया है मैंने राजस्थान में। अब राजस्थान में बहुत सी आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि इन ट्राइबल पॉपुलेशन के कुछ यूथ को हम इससे विंड फार्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे जो प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं उसके बारे में कुछ सोल्यूशन वगैरह या आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, वो यूथ आने वाले टाइम में उस चीज़ को ठीक करने के लिए लोकली हमारे पास अवेलेबल होगा। मेंटेनेंस के लिए अगर हम बाहर से पर्सन को ला के रखेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, लोकली ये सस्ता पड़ेगा। तो ये सेम चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोलर के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए हमें स्किल्स वगैरह के ऊपर फोकस करना होगा। अब मैंने आपको कहा कि एक प्रॉब्लम होता है कि इनके लिए स्कूल्स वगैरह की एक बड़ा इशू रहेगा, तो हमने एकलव्य स्कूल बनाया है। एकलव्य मॉडल स्कूल क्या है, आप सभी को पता होगा, महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी, एकलव्य गुरु द्रोण के शिष्य थे। अब वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो गुरु द्रोण ने उन्हें पढ़ाया नहीं, वो अपने आप को उस काबिल बना सके जिससे वो इवन अर्जुन तक से कहीं ना कहीं लोहा ले सकते थे। ऑल्दो बाद में उनका अंगूठा उनके गुरु ने दान में मांग लिया, दक्षिणा में मांग लिया, तो वो बात अलग है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसी तरह से यहाँ पर हम फोकस करें कि ट्राइबल पॉपुलेशन को रेजिडेंशियल एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, यानी हॉस्टल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ताकि यहाँ पर रह के वो अपनी पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सके, जहाँ पर इन्हें 3 टाइम का खाना, पढ़ना वगैरह सब कुछ मिलेगा एज पर गवर्नमेंट की स्कीम के। जहाँ पर भी आपको ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा देखने को मिलती है और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, तो उन एरियाज़ में हम इस तरह के स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि इन्हें मॉडर्न एजुकेशन के साथ अवगत करवाया जाए और ज़्यादा बेटर की जा सके इनकी एजुकेशन फैसिलिटी को भी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है जहाँ पर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इनकी एजुकेशन को, खासकर लड़कियों के बीच में, जहाँ पर हमें जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हमें लो लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है, हम उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक गैप को ब्रिज करना चाहते हैं जो वुमेन पॉपुलेशन और ट्राइबल वुमेन पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर कम रेशियो देखने को मिल रही है लड़कियों की पढ़ाई की, तो वहाँ पर इसे इंप्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देन एजुकेशन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाए तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी है, जहाँ पर नॉट जस्ट हम बात कर रहे हैं एसटी कम्युनिटी, उनके साथ साथ ओबीसीज, माइनॉरिटीज, बीपीएल, इन सभी को यहाँ पर एक्सेस दिया जाता है क्वालिटी एजुकेशन का, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एकलव्य की तर्ज पे ही इन्हें रेजिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सके ताकि इन सभी का उत्थान हो सके। देन आप यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिख सकते हैं। स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया में लोन के बारे में बात की गई है एसटी कम्युनिटीज़ को भी। देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बात करते हैं हम मार्केटिंग में, मार्केट में ट्राइबल पॉपुलेशन को। अब इसके लिए कुछ चीज़ें जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने की थी, एमएसपीज थे, इनको इंक्रीज कर दिया गया, ऐसा कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा। इन्होंने क्या किया कि एमएसपीज को जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको इंक्रीज कर दिया। अब परचेज जो भी होगी अनसोल्ड स्टॉक की, वो कहीं ना कहीं ट्रिफिड ने की थी प्रोक्योरमेंट प्लान के अंतर्गत, जहां पर हमने लगभग 23 करोड़ का इनका सामान खरीदा था। इससे बहुत से आप ये कह सकते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के घर चल सके इवन कोविड के टाइम पे भी। मंथली रेशन, मतलब कुछ राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की गई थी। 1,000 रुपये का ट्रेफिड ने राशन बांटा था सभी फैमिलीज को, ट्राइबल पॉपुलेशन की। एंड देन वर्किंग कैपिटल, जो स्मॉल आर्टिशन है उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़कर हमने एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने की कोशिश की है इन ट्राइबल आर्टिशंस को, कम्युनिटी को, सो दैट आने वाले टाइम में ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी। ऑल्दो इसका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, सिर्फ 8 आपकी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जिनको ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को 2 करोड़ के आसपास का ग्रांट मिला था 2014 में,
बट स्टेट ने इसे यूटिलाइज नहीं किया। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन है त्रिपुरा, जो कि हर साल जितना उन्हें फंड मिलता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाती है। तो यहाँ पर लाइक ऐसा भी है कि कई बार गवर्नमेंट फंड तो देती है, फंड को यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब मान लो फंड यूटिलाइज नहीं होता तो यहाँ पर कई बार करप्शन जैसी चीजें भी देखने को मिलती है, जहां पर एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास फंड पहुंच भी नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करी, बट कोशिश का अभी अंजाम अच्छा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसमें इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाए जाएंगे एसटी कम्युनिटीज के। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड यहाँ पर कहती है कि भैया आप लाइक बैंकिंग सेक्टर के साथ आपके एसएचजी को हम जोड़ेंगे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके 10 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने लिजर्ड पापड़ के बारे में सुना होगा, या आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो मतलब वैसी सी सर्विसेज वगैरह इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जोड़कर अच्छे से रिलेट करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सके, उसके ऊपर हमारा फोकस है। इसके अलावा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना भी स्टार्ट की गई है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन। हेयर ऑलमोस्ट 1 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रहेगा। अब ये तो चीज़ें हैं ही हैं, साथ ही साथ स्टैंड अप इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी गवर्नमेंट ने मोर और लेस बहुत से काम किए हैं। अब देखिए, इनके सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम स्टार्ट की गई हैं। सोशल एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले तो कुछ स्पेशल सेंटर्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ पर हम इन्हें असिस्ट करते हैं। लाइक जो हमारा ट्राइबल सब प्लान है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में ये हमारा हेल्प करती है, असिस्टेंट वाला जो लाइक पार्ट है। यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड हम इनकम जनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सीरीकल्चर हो गया, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जहाँ पर लाइक उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज भी हो, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर देम टू यूटिलाइज दिस थिंग्स। दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी वैल्यूएबल फॉर देम, जहाँ पर हम जैसे हाउ दे कैन प्रमोट देयर एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब इनपुट को किस तरह से रेगुलेट करें सो दैट दे कैन गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ देयर लैंड। तो दिस इज हाउ वी गोना हेल्प देम। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमारा फोकस है। देन इफ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट विलेज जो है, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी हम कुछ ना कुछ फोकस कर रहे हैं। 10th 5-year प्लान में वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग। देन HDI वगैरह जो बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज हैं इन एरिया में, वो प्रोवाइड करने की भी बात करते हैं हम ओवरऑल। इसी में सोशल एम्पावरमेंट में हमने पेसा एक्ट लेके आए थे। पेसा एक्ट मैंने आपको कहा कि लाइक जो फॉरेस्ट एरिया है या आपका ट्राइबल एरिया है, कहीं ना कहीं नॉर्मल जो आपकी गवर्नेंस के रूल हैं या लॉ हैं, ये लॉ डायरेक्टली हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये तो इस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेसा एक्ट लेके आए थे 1996 में, जहां पर इनको भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट मिल सके, उसको एक्सटेंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं 5th शेड्यूल एरियाज में। तो 5th शेड्यूल एरियाज कौन कौन से आपके आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ATM विदाउट मनी है या ATM विद मनी है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, आपको लाइक आंसर मिल जाएगा आपका। देन स्वास्थ्य पोर्टल, अगर हम बात करें, ये एक तरह का ई पोर्टल है जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को किस तरह की हेल्थ केयर की जरूरत है। अब जैसे ऐसा है कि डॉक्टर शायद यहां तक ना पहुंच सके, तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए हम ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हमने, जहां पर लाइक हर तरह की उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सके। बिकॉज जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो बेटर है एज कम्पेयर टू बीमार होने के बाद। इफ वी एबल टू कंटेन द like declining population of this tribal population, then it will be very good and very beneficial. So that's why we have launched Swasthya portal, through which we can provide them healthcare facility online, and because of which we can reduce the mortality rate of tribal population, and hence we can ensure their population thriving over a period of time. तो यहाँ पर आपको याद रखना कि हेल्थ के लिए भी इनके लिए थोड़ा बहुत हमने कुछ काम किया है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेली मेडिसिन वगैरह भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू ट्राइबल पॉपुलेशन की हेल्थ को, एंड इसके अलावा विजिटिंग वगैरह हम कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं, जैसे मंथ में 1 या 2 बार होलिस्टिकली कहीं ना कहीं इनके चेकअप हो। जो डॉक्टर्स हैं अपनी टीम्स के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके कैंप्स वगैरह लगाएं, सो दैट इनकी जो प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सके, उनको एड्रेस कर सके। सो वी कैन हैव दैट पार्ट, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। नाउ
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात की जाए तो ट्राइबल सब प्लान जो है इसमें हमने ये देखा है कि हर आपकी जो स्कीम्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट की, सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट इवेंचुअली अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जहां पर इस तरह का खर्चा पूरी तरह से मीट किया जाता है। तो दैट्स वाई एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि फंड्स वगैरह होने के बावजूद वी आर अनएबल टू यूटिलाइज दोज फंड्स एंड बिकॉज ऑफ विच we are unable to fulfill the desire of the tribal community, which the aspiration of tribal community we are unable to fulfill. देश आज़ाद हो चुका है बट एक्चुअल में इन्हें जो चाहिए अभी तक उन्हें वो नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देन देवबर कमीशन 1960 में जो बनाया गया था तो उसमें कुछ कहा गया था कि लाइक मिड डे मील स्कीम्स है, तो वी शुड प्रमोट दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। मिड डे मील स्कीम से व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी हैव, लाइक द पीपल विल ट्राई टू सेंड देयर children to the school and because of which their literacy rate will improve. तो hence literacy rate को improve करने के लिए we need midday meal type schemes more often. Then we can provide free books because people might not be able to like buy those books because of lack of economic sources. तो पैसों की कमी के कारण बच्चे किताबों से वंचित ना रहें ताकि उन्हें रीडिंग राइटिंग सभी तरह का मटेरियल मिल सके। हम फोकस करते कि फ्री में बुक्स बांटें, फ्री में लाइक कॉपीज मिलें ताकि इन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, अपने स्कूल में जाकर सिर्फ ये पढ़ाई करें। इसके अलावा एटलीस्ट हम कोशिश ऐसी करेंगे कि हम स्कूल खोल सके उन लोकेलिटी में जहाँ पर ऑन गोइंग हमारे पास 30 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। इसमें टाइमिंग वगैरह को हम एडजस्ट कर सकें, वेकेशंस वगैरह को एडजस्ट कर सकें, जो हॉलीडेज हैं उनको एडजस्ट कर सकें ट्राइबल कम्युनिटी के जो सोशल और कल्चरल लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लाइक कोई ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जहां पर कुछ पर्टिकुलर मंथ के कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में आप देखते हैं कि इनके फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, हफ्ते 10 दिन ये बिजी रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड कहीं ना कहीं मोल्ड करें। वो जून की छुट्टी, गर्मी की, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम उन छुट्टियों को जब ट्राइबल पॉपुलेशन के मेजर फंक्शंस होते हैं किसी लोकेलिटी में, उसके अकॉर्डिंगली उसे कहीं ना कहीं मैच करें उस टेबल को, टाइम टेबल को, तो इट विल बी फार बेटर। तो उस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एंड जो एजुकेशन है दैट शुड बी प्रमोटेड इन लोकल लैंग्वेज, ऑल्दो देवर कमीशन ने ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कही थी। देन लेटर ऑन कोठारी कमीशन वॉज देयर। द कोठारी कमीशन सेड कि वी नॉट ओनली हैव टू टीच द स्टूडेंट्स और लाइक द यंग वंस, वी ऑल्सो हैव टू टीच द एल्डरलीज। कहीं ना कहीं हमें उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है, बिकॉज इफ बोथ आर एजुकेटेड समहाउ दे विल हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड। तो वी कैन फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर एक ज़ा कमेटी बनी थी जिसकी रिकमेंडेशन थी कुछ, उसको भी देख लेते हैं। अब ये कमेटी क्या कहती है? सबसे पहले तो आप एम्पावर कीजिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स को। देखिए अभी तक हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो है, बट इसका स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमें और ज़्यादा वाइड करनी पड़ेगी ताकि ट्राइबल से रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे हों, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे मुद्दे हों, दे कैन हैंडल इट। एंड इसके अलावा ऑटोनोमस काउंसिल्स वगैरह जो हैं इनके आप लाइक कवर कीजिए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन में, क्योंकि एफसीज यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स को यूज़ नहीं करते फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि स्टेट्स की यहाँ पर लाइक जो सीएम्स वगैरह हैं उनकी ऑटोनॉमी नहीं है इतनी, उनकी पावर नहीं है इतनी, ये अपने आप में ऑटोनॉमस एरियाज़ है, खुद ही अपने आप को चलाते हैं। तो यहाँ पर इनको फंड कम दिए जाने की कोशिश की जाती है और जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो वीक होती है। देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो। इन दिस पार्ट वी विल फोकस ऑन कि कैसे हम ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ जो बेनिफिट हैं ग्रोथ के, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल इनकम, हाउ वी कैन शेयर दिस होल थिंग विद देम। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज पे या नेशन के रिसोर्सेज पे सिर्फ एक किसी कम्युनिटी का या किसी एक सेक्शन का अधिकार है, ये तो सबके लिए है ना। एंड ये जो आपकी डेवलपमेंट या ग्रोथ की स्टोरी है ये ट्राइबल पॉपुलेशन तक भी पहुंचे, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर कोशिश एक ये भी होनी चाहिए कि 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जो स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। देन यहाँ पर हमारी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जो वुमेन्स हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन को हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर कर सकें, ताकि पॉलिटिकली उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, वो भी अपनी वॉइस को रख सके सभी के सामने।
माइक्रो वाटरशेड के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको हम इंश्योर कर पाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और साथ के साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इन एरिया की उसको भी हम इन्हांस कर पाएंगे। एग्रो बेस्ड कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जहां पर हम कोशिश करें कि कैसे हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें, एंड इसमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल है वो कम से कम हो। एंड गवर्नमेंट हर तरह का स्टेप ऐसा ले जिससे इनकी एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि ट्राइबल यूथ को अगर हमने एम्पावर नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट 1/5 या आप ये कह सकते हैं कि 1/10 ऑफ आवर पॉपुलेशन उसके ऊपर स्ट्रांग होल्ड को खो देंगे। तो हमें ज़रूरत है कि उन्हें इस लायक बना सकें ताकि आने वाले समय में वो अपने आप के लिए या तो खुद नौकरी जनरेट कर ले, या जो भी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उनको मिले या प्राइवेट सेक्टर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिले उसको वो अवेल कर सकें। तो इसके साथ साथ आप लैंड एलिनेशन के रिगार्डिंग भी इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट द कमिटी हैज टू से अबाउट लैंड एलिनेशन। You have to understand that land is an important part of their livelihood because it provides them with amount of food, the amount of earning, it provides them everything. So that's why we have to somehow ensure that their land should be available with them at any time. क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंड अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी तो इससे प्रॉब्लम बहुत रहने वाले हैं। आप एक चीज मान के चलिए कि लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है सिंस टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही लैंड को कहीं ना कहीं एक धरोहर मानी जाती है, एक कहीं ना कहीं संपत्ति मानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको एलिनेट करते हैं इनके लैंड से तो कहीं ना कहीं इनके लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, चाहे कैटल रेयरिंग करते थे, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं अपना काम चलाते थे। तो यहाँ पर ना केवल वो बेघर होते हैं, साथ के साथ उसके अलावा इनके फूड अवेलेबिलिटी, लाइवलीहुड, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ वी हैव टू इंश्योर दैट लैंड इज नॉट taken away from them. So for that if we have to make some law और कहीं ना कहीं वो चीज़ें करने की ज़रूरत है तो वो चीज़ हम करनी चाहिए हमें। इसके अलावा जो पेसा एक्ट में बात की जाती है कि लैंड एलिनेशन को रोका जाए, मनी लैंडर्स वगैरह यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करें, तो उसके ऊपर भी हमें और अच्छे से फोकस करना चाहिए और इस लॉ को भी स्ट्रिंजेंटली कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ इस कमेटी की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, तो टीचर्स को हम लोकली रिक्रूट करें, जैसे इन्हीं कम्युनिटीज़ में से कुछ पढ़े लिखे युवक हों, सो दैट दे कैन टीच देम इन द लोकल डायलेक्ट। कहीं ना कहीं वो लोकल भाषा में इनसे बात करेंगे तो इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर नए टीचर को आपने इंक्लूड करना ही है इंस्टीट्यूशन में, देन यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द प्रॉपर ट्रेनिंग। क्या करिकुलम है, क्या किस तरह की कैपेबिलिटीज चाहिए, किस तरह का ट्राइबल इथोस चाहिए, क्या लैंग्वेजेस के बारे में आपको सीखना होगा, सो दैट टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट हैंड टू डील विद दी एवरी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दे गोना फेस ड्यूरिंग देयर जॉब। तो उस तरह से उन्हें तैयार करना चाहिए। ऐसा हो कि अगर बाहर से भी टीचर लाओ तो इंडक्ट करने से पहले प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। देन स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की, उसको और बेटरली हमें मैनेज करना चाहिए। लोकल लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं एजुकेशन कंडक्ट करने में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा एंड बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। इंक्लूजन ऑफ लोकल कल्चर मीन्स वी हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द ट्राइबल चिल्ड्रंस कि भैया जो उनका ट्राइबल हिस्ट्री है, उनका जो फॉक कल्चर है, जो उनका कल्चर है, उसको हम एजुकेशन सिस्टम के अंडर भी लेके आए। अब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ साइंस वगैरह ये सब कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनसे उन्हें इतनी ज़्यादा आप जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर उनको उनके कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं और उसके साथ इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, देन इट विल हैव अ बेटर इम्पैक्ट। अब जो आपके नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो सीजन के अकॉर्डिंगली मूव करते रहते हैं। अब मूवमेंट के कारण इनके बच्चों के लिए कोई एक स्कूल तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेजिडेंशियल स्कूल्स को और ज़्यादा प्रमोट करें, एकलव्य स्कूल्स को, सो दैट अगर ये मूव भी करते रहें तो इनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक प्रॉपर हम स्कूल्स वगैरह क्रिएट कर सकें। नाउ रिगार्डिंग इनके कल्चर ही कैसे हम इसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हमने क्या किया, तो
वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट द ट्राइबल कस्टम और जो उनके राइट्स वगैरह हैं with respect to land, forest, culture, source of livelihood. We have to ensure that. And in that, we have to ensure that we should follow the bottom-up approach. जब हम उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, it should be a bottom-up approach because that tribal community knows better how they can conserve their culture or ethics or everything like that, rather than a top bureaucrat sitting in the office, 5-star office in the New Delhi. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जरूरत यह है कि जो बॉटम अप अप्रोच है इससे एक बेटर पॉलिसी डिजाइन हो सकती है जिससे हम इनकी बहुत सी मदद कर सकते हैं.